आप में से कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैं एंटी मोदी क्यों हूं। आज मैं आपको इस सवाल का जवाब देने वाला हूं। मैं एंटी मोदी नहीं हूं, मैं एंटी मोदित्व हूं। क्योंकि कोई एक व्यक्ति मेरे लिए इतने मायने नहीं रखता, मगर उसकी सोच से उपजी विचारधारा जिसका नुकसान पूरे देश को हो रहा हो, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं, मगर पहले कुछ सवाल मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। अब क्या तुम लोगों को नौकरी भी नहीं करने दोगे? कोई ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहे, उसको लेकर भी तुम्हें आपत्ति है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शख्स तुमसे सवाल कर रहा है? अगर तुम इस देश के चौकीदार हो तो चौकीदारी करो ना। दबंग बनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? आखिर किसने तुम्हें अधिकार दिया है लोगों की जिंदगियों का फैसला करने के लिए? दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही चिंतित करने वाली खबर पेश कर रहा हूं। और खबर सामने आई है कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी को सूर्या न्यूज चैनल से रुखसत कर दिया गया है, यानी कि उन्हें निकाल दिया गया है। और यहां रहने के सिर्फ 2 महीने बाद समाचार फॉर मीडिया यह कहता है, वैसे इस बड़े कदम को राजनीतिक दबाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक चैनल मालिक लगातार विभिन्न पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर कुछ अप्रत्याशित लाभ चाह रहा था। ऐसे में कयास यह है कि किसी बड़े फायदे के चलते यह बड़ा कदम उठाया गया है। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 250 करोड़ रुपए की डील, जय हिंद। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है जब जो पत्रकार सत्ता से सवाल करते हैं उन्हें नौकरी से निकाला गया है। यह तस्वीर देखिए, इनका नाम है रोहिणी सिंह, मेरी दोस्त हैं। ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह पर कहानी की थी वायर के लिए। इनकी स्टोरी यह थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जय शाह का जो इंडस्ट्रियल टर्नओवर है वो 16,000 गुना बढ़ गया, और वो भी सिर्फ उनके कंपनी स्टेटमेंट्स के आधार पर, इसके अलावा कुछ नहीं। वो दिन है और आज का दिन है। रोहिणी सिंह को कोई नौकरी नहीं देना चाहता। हालांकि रोहिणी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि कम से कम मैं आजादी से अपनी बात कर सकती हूं, बात रख सकती हूं, और एक वायर जैसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपनी बात रख सकती हूं। इसके अलावा और भी कई पत्रकार हैं जिन्हें इसी तरह से सत्ता से सवाल पूछने के चलते कोई नौकरी नहीं देना चाहता। जुलाई के अंत में मैंने इस्तीफा दिया था और उसी महीने मुझे हिंदी अकादमी ने साल का सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रकार घोषित किया था। यही नहीं दोस्तों, कुछ दिनों पहले मुझे देश का सबसे ज्यादा बेशकीमती पत्रकारिता पुरस्कार रामनाथ गोविंद का इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड भी दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब ये अवार्ड्स मुझे मिल रहे हैं तो मैं पत्रकार भी ठीक ठाक होऊंगा। मगर वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों, कोई भी न्यूज चैनल मुझे हायर नहीं करना चाहता, मुझे नौकरी नहीं देना चाहता। हालांकि मुझे इतना सा भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि मेरे पास कम से कम HW न्यूज जैसा मंच है जहां मैं अपनी बात रख सकता हूं और आपसे जुड़ सकता हूं। मगर इस पार्टी के लिए, मोदित्व के लिए पत्रकार क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर अब कुछ तस्वीरें हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मैं भी चौकीदार एक राजनीतिक स्लोगन है, मगर आप देख सकते हैं कि किस बेहयाई के साथ, किस बेशर्मी के साथ पत्रकार इससे जुड़ रहे हैं। मैं भी चौकीदार का हैशटैग वो अपने ट्विटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या है? ये तो कल्पना से भी विचित्र है ना। क्योंकि हकीकत यह है दोस्तों कि इस सरकार को इसी तरह के पत्रकार चाहिए जो कि उनके हां में हां मिलाएं, और जो उनसे सवाल करते हैं उन्हें नौकरी तक नहीं दी जाती। इसकी मैं आपको विस्तार से चर्चा आगे भी करूंगा। मगर क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज की तारीख में जब आप किसी न्यूज चैनल में इंटरव्यू देने जाते हैं तो संपादक आपसे क्या सवाल पूछता है? संपादक आपसे यह सवाल पूछता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी निजी राय क्या है। और अगर आपकी निजी राय में हल्की सी भी आलोचना उन्हें पता चली तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। यही नहीं, आप ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर क्या कहते हैं सरकार के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, संस्था के अंदर आपके साथ क्या बर्ताव होगा, वो उस पर निर्भर करता है।
कई ऐसे पत्रकारों को उनके संपादकों ने बुलाकर डांट लगाई है कि आखिर तुमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने की हिमाकत कैसे की। और मैं चुनौती देता हूं ऐसे संपादकों को कि वो मेरी इस बात को गलत साबित करके दिखाएं। क्या आप इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या यह अघोषित आपातकाल नहीं है? यह तो, और मैं इस अघोषित आपातकाल को एक दूसरा नाम देना चाहता हूं। मैं इसे मोदित्व कहता हूं। दोस्तों, आज से कई सालों पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस के बारे में कुछ लिखा था। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमारे पास बेपनाह सबूत हैं कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो नाजीवादी सोच से आगे बढ़ रही है। वो उनकी तकनीक का भी अनुसरण करती है, उसे फॉलो करती है। जर्मनी का युवा नाजी पार्टी की तरफ उनकी नकारात्मक सोच के चलते आकर्षित हुआ। ऐसी सोच में दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती। नाजी पार्टी ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया और मुझे पूरा विश्वास है अगर इस सोच को भारत में बढ़ावा दिया गया तो भारत को भी इसकी चोट पहुंचेगी। भारत तो बच जाएगा मगर इसे उबरने में बहुत वक्त लगेगा। यह बात नेहरू ने आरएसएस के बारे में बहुत पहले कही थी। मैंने कहा आपसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, मगर जो नेहरू ने बात कही थी उसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। आप नाजी पार्टी की जगह, या यह कहा जाए आरएसएस की जगह, मोदी भक्ति कर दीजिए। तो फिर वो क्या निकल के आता है आप सुनिए। जर्मनी का युवा मोदी भक्ति की तरफ उनकी नकारात्मक सोच के चलते आकर्षित हुआ। ऐसी सोच में दिमाग के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होती। मोदी भक्ति ने जर्मनी नहीं भारत को बर्बाद कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है अगर इस सोच को भारत में बढ़ावा दिया गया तो भारत को भी इसकी चोट पहुंचेगी। भारत तो बच जाएगा मगर इसे उबरने में बहुत वक्त लगेगा। तो कुछ अजीब और गरीब समानताएं उभर कर आ रही हैं, अजीब और गरीब समानताएं, और यही वजह है कि इस अघोषित आपातकाल को मैंने मोदित्व का नाम दिया है, जहां आपकी राय मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री ने अभी अभी ट्विटर में एक बात कही और मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगी, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, वंशवाद की सियासत के सबसे बड़े शिकार तो संस्थाएं रही हैं। पैसे से संसद तक, सैनिक से विचारों की अभिव्यक्ति तक, संविधान से अदालतों तक कुछ नहीं बख्शा गया। आइए सबसे पहले प्रेस और संसद की बात करते हैं। मोदी जी, मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से कई पत्रकारों को नौकरी तक नहीं लगने दी जा रही। हिंदुस्तान टाइम्स में बॉबी घोष नाम के एक शख्स थे जिन्होंने हेट ट्रैकर शुरू किया था कि किस तरह से देश में नफरत का माहौल है। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। पौरंजय गुआ ठाकुरता ने अडानी के ऊपर अपने मैगजीन में लिखने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हरीश खरे जो कि ट्रिब्यून के संपादक थे, उन्होंने आधार के अंदर जो लूप होल्स हैं उस पर लिखने की कोशिश की, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। और आप प्रेस की बात करते हैं मोदी जी। और साथ ही आपको यह भी पूछना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं जो पत्रकारों को कॉल करते हैं, संपादकों को कॉल करते हैं पत्रकारों पर अंकुश डालने के लिए। अनिल बलूनी, पीयूष गोयल, वित्त मंत्री अरुण जेटली। क्या यह हकीकत नहीं है कि इनका सीधा जो है नाता बना हुआ है संपादकों के साथ, और किस तरह से आईएनबी मिनिस्ट्री से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय सबका दखल होता है। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इतना डर किस बात का है आपको सवालों को लेकर। 56 इंच का सीना तो मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। यह चौकीदार तो बेबस है, यह चौकीदार तो कमजोर है। हकीकत तो यही है। फिर आपने बात की सैनिकों और विचारों की अभिव्यक्ति की। आंकड़ा देख लीजिए, 2014 में 43 सैनिक मारे गए थे और अब घाटी में 91 सैनिक मारे गए 2018 में। पुलवामा की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। फिर आपने बात की संविधान और अदालत की। अदालत की बात करें दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ है जब 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें मौजूदा चीफ जस्टिस भी शामिल थे। तस्वीरें याद हैं या भूल गए आप? फिर से देखिए। और संविधान की बात करें
तो सबसे पहले तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा बीजेपी के एक सांसद अनंत हेगड़े का संविधान के बारे में क्या राय है। ये संविधान को बदल देना चाहते हैं, सुनिए। ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಇದು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಾವಿರೋದು, ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. तो कितनी इज्जत करते हैं संविधान की और कितनी इज्जत करते हैं, ये अब आप सुनिए बीजेपी के एक और सांसद साक्षी महाराज की जुबान से। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा चुनकर आए तो भारत में फिर से चुनाव नहीं होंगे। सुनिए। इस चुनाव के बाद मैं सन्यासी हूं, मन में जो आता है कह देता हूं, अनुभव करता हूं, इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों को आपने कभी भी फटकार नहीं सुनाई। आपके अपने सांसद खुलेआम इस तरह से बोलते हैं और ये तो सिर्फ 2 मिसालें हैं। खोद खोद कर निकालिएगा, ढूंढ ढूंढ कर निकालिएगा तो ढेरों मिसालें निकलेंगी, जिससे साबित होगा कि आपके अपने लॉ मेकर्स, आपके अपने मुख्यमंत्री, आपके अपने उप मुख्यमंत्री, इनके जहन में संविधान के लिए कोई इज्जत नहीं है। अभी हाल ही में जब चुनाव की घोषणा हुई, उससे एक दिन पहले केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 3 साल पहले उस प्रपोजल को क्लियर कर दिया जिसमें बीजेपी मुख्यालय को, उसके मुख्यालय के लिए अतिरिक्त 2 एकड़ जमीन दे दी गई। यानी कि इन्हें सब पता था कब चुनावों की घोषणा होनी है। और खुलेआम आपके पैसे पर बीजेपी को 2 एकड़ अतिरिक्त जमीन दे दी गई। और अभी जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में जो उनका दफ्तर है, वो बहुत ही आलीशान दफ्तर है। मैं नहीं जानता हूं इन्हें और कितने जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो क्या यह मोदित्व नहीं है? क्या इस पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं और भी कई पत्रकार इस वक्त जो हालात हैं प्रेस की आजादी को लेकर, उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी को लेकर जो हुआ, उसको लेकर रवीश कुमार क्या कहते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी को फिर से निकाल दिया गया है। आखिर कौन है जो प्रसून के पीछे इस हद तक पड़ा है? एक व्यक्ति के खिलाफ कौन है जो इतनी ताकत से लगा हुआ है? आए दिन हम सुनते हैं कि फलां संपादक को दरबार में बुलाकर धमका दिया जाता है, फलां मालिक को चेतावनी दे दी गई। अब ऐसे हालात में कोई पत्रकार क्या करेगा? आपकी चुप्पी उन लोगों को हतोत्साहित करेगी जो बोल रहे हैं। अंत में आपका ही नुकसान होगा। आपने चुप रहना सीख लिया है, आपने मरना सीख लिया है। रवीश ये बात आपके लिए कह रहा है, आप यानी इस देश की जनता। याद रखिएगा, जब आपको किसी पत्रकार की जरूरत पड़ेगी तो उसके नहीं होने की वजह आपकी ही चुप्पी होगी। अलग अलग मिजाज के पत्रकार होते हैं तो समस्याएं आवाज पाती हैं, सरकार और समाज तक पहुंचती रहती हैं। एक पत्रकार का निकाल दिया जाना इस मायने में बेहद शर्मनाक और खतरनाक है। प्रसून को निकाले जाने वालों ने आपको संदेश भेजा है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप चुप बैठ जाएं, भारत को बुज़दिल इंडिया बन जाने दें या आवाज उठाएं। क्या वाकई बोलना इतना मुश्किल हो गया है कि बोलने पर सबको दांव पर लगा दिया जाता है? यह संदेश हम सबके लिए है और इसी मोदित्व के चलते आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में हुआ क्या है। आप खुद अपने घरों में देखिए, आपके घर दो फाड़ हो चुके हैं मोदी भक्ति में। आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कितनी लड़ाइयां होती हैं। मेरा 4th स्टैंडर्ड का एक दोस्त था, जिगरी दोस्त था, उसने एक दिन अचानक व्हाट्सएप ग्रुप पर गंदा गंदा लिखना शुरू किया अल्पसंख्यकों के लिए, हमारे अपने कुछ दोस्तों के लिए जो मोदी जी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो दिन है और आज का दिन है, हमने बातचीत करना बंद छोड़ दिया है। मेरे सामने एक मिसाल है एक व्यक्ति की जो पत्रकार था, फिर उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो उसने जानते हैं क्या किया? उसने मोदी भक्ति में अपनी बेटी को नमो अगेन का पोस्टर जो है टी-शर्ट पहना दी, अपनी छोटी सी बेटी को उसका ट्विटर हैंडल बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे इस सरकार की चाटुकारिता करनी है। तुमने अपने बच्चों तक को भी सियासत में लगा दिया गया है।
यह आपको सुनने में कैसा लगता है बताइए? और पत्रकारों की बात करें तो पत्रकारों में भी बंटवारा हो गया है। ये जो आजकल मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में एंकर्स बने हुए हैं, वो विपक्ष पर ऐसा हमला करते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना उनके लिए पर्सनल हो गया है, उनका धर्म बन गया है। अरे भाई, तुम पत्रकार हो, जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल किया जाएगा। व्हाई आर यू टेकिंग इट सो पर्सनली? मेरे दोस्त कुणाल कामरा ने एक बहुत बेहतरीन बात कही थी कि जो देश की सत्ता में बैठा है ना, जो देश का प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री तो वैसे ही खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, अब तो चौकीदार कह रहे हैं, तो जो आपका प्रधानमंत्री है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे वोडाफोन, एयरटेल। अब आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को लेकर इमोशनल थोड़ी ना होते हैं, आप उसकी जवाबदेही तय करते हैं। जब आपको उसकी सर्विस पसंद नहीं आती तो आप उसे बदल देते हैं। बोलिए, यह मोदित्व आपसे सवाल करने से रोक रहा है। हकीकत यह है दोस्तों, फैसला आपको करना है कि आपको प्रजातंत्र में रहना है या ऐसे मोदित्ववाद में रहना है जिसमें आपकी आवाज के कोई मायने नहीं है। आप पूरी तरह से बेमानी हैं। जब तक आप मोदी 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 और मोदी भक्ति करें तो ठीक है, मगर जैसे ही आपने अपनी नौकरी की बात की, जैसे ही आपने अपने परिवार की बात की, जैसे ही आपने आपके हकों की बात की, आपकी आवाज को दफन कर दिया जाएगा, आपको दफन कर दिया जाएगा। यह है हकीकत मोदित्व की। और जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा ना, मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई आपत्ति नहीं है, मगर उनके नाम पर जो सियासी सोच इस वक्त देश में चल रही है, जिसका सीधा असर पत्रकारों से लेकर हर उस शख्स पर पड़ रहा है जो सत्ता में बैठे लोगों की जवाबदेही तय करता है, हर उस शख्स पर पड़ रहा है जो आपकी आवाज, आप यानी जनता की आवाज उठाता है। इस बात पर गौर करिएगा, क्योंकि इस शो का नाम है सुनिए सरकार, और हम अपने इस फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आप लगातार सुनिए सरकार देखते रहें HW न्यूज नेटवर्क पर। और अब अपने एंड्रॉइड फोन या अपने आईफोन पर डाउनलोड कीजिए मुफ्त में HW न्यूज का नया ऐप। जी हां, आप अपने सुविधानुसार कभी भी खबरें देख सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है दोस्तों? डाउनलोड कीजिए HW न्यूज का नया ऐप अपने एंड्रॉइड फोन्स और आईफोन पर।